अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद कुछ और पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है और हमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया था और एक पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम इस सवाल के मजीद 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है इससे हम फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के जरिए सॉल्व नहीं होता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ मैं अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव कर दिया है अपने पिछले लेक्चर्स में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इसी तरह लिख देंगे। 13z² माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास ए बी और सी की अपनी वैल्यूज हैं। तो उन ए बी सी की जो वैल्यूज है वो मालूम करने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सवाल में दी गई है हमने इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ax²। ये x² जो हमारे पास वेरिएबल है इसके साथ a आ रहा है, और जो हमारे पास सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जो वेरिएबल है z² इसके साथ क्या आ रहा है 13, यानी कि a की जगह इधर 13 आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि a बराबर है 13 के। तो हम लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 13। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो x वेरिएबल है इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है b, और ये जो हमारे पास सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इधर जो वेरिएबल z है इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है -6। इसका मतलब b की जगह -6 की वैल्यूज सवाल में पुट की गई है। तो इसका मतलब है कि b बराबर है -6 के, और c की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सवाल में दिया गया है c की जगह क्या पुट किया गया है 1। तो इसका मतलब है कि c बराबर है 1 के। a b c की वैल्यूज मालूम हो गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमने लिख दिया कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर रहे हैं, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर है इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल में सवाल में दिया गया है उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है चाहे वो z हो, y हो, x हो, तो जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को उसी के इक्वल रखते हैं। इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है वेरिएबल z इस्तेमाल किया गया है, तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को z के इक्वल रखेंगे क्योंकि वेरिएबल z का इस्तेमाल किया गया है। तो z इज इक्वल टू हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यानी कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे। z इज इक्वल टू माइनस b की जगह हम -6 लिख देंगे जो कि b की वैल्यू है, प्लस माइनस फॉर्मूले का लिख देंगे। रेडिकल b स्क्वायर की जगह हम -6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। -4 a की जगह हमारे पास 13 मौजूद है और c की जगह हमारे पास क्या मौजूद है, c की जगह हमारे पास 1 मौजूद है अपॉन 2a। 2 उसी तरह लिख देंगे, a की जगह 13 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, z इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू -6 के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 6 बना देगा, प्लस माइनस रेडिकल के अंदर जो -6 का स्क्वायर है हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव 36 आता है। -4 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास क्या आता है, 4 को जब हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 52 अपॉन 2 13 26 हम लिख देंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर ये जो 36 है और 52 है एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल होकर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है, हमारे पास वैल्यू आती है 16, तो 16 लिख देंगे। 16 के साथ सिंबल नेगेटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 52 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है, इसीलिए 16 के साथ जो है नेगेटिव का सिंबल लगेगा और अपॉन 26 उसी तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास z बराबर है, z इज इक्वल टू, तो z हमारे पास है 6 प्लस माइनस रेडिकल -16। इस -16 को हम थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं इस तरह, -1 मल्टीप्लाई बाय 16। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वापस यही चीज बन जाती है। ये हमने इसको इस तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, इसलिए हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा ताकि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सके। अपॉन 26 उसी तरह हम लिख देंगे। अब z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब ये जो रेडिकल है ये -1 का भी है और 16 का भी है, तो 16 का स्क्वायर जो हम खत्म करते हैं हमारे पास 4 आता है और रेडिकल -1 आयोटा के बराबर है, तो इसीलिए रेडिकल -1 की जगह आयोटा लिख दिया और 26 इसी तरह उसके नीचे आ गया। अब ये इज इक्वल टू, अब मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इज इक्वल सॉरी तो z इज इक्वल, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू ये जो 6 है और 4 आयोटा है, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद 6 की जगह 3 रह जाएगा, प्लस -4 की जगह 2 आयोटा रह जाएगा, अपॉन 26 उसी तरह लिख देंगे। अब ये जो z है, अब ये जो हमारे पास z है, z इज इक्वल टू ये जो हमारे पास 2 है और 26 है, ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं। 2 1s are 2, 2 13s are 26, तो ये हम लिख देंगे। अब आगे से 3 प्लस -2 आयोटा अपॉन क्या रह गया 13। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये जो प्लस माइनस है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस है, तो इसका मतलब पहले हम इस वैल्यू को प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 13, पहले हमने इस वैल्यू को प्लस में लिख दिया, फिर हम किस तरह लिखेंगे, z इज इक्वल टू, एक दफा हम इस तरह इसको नेगेटिव में लिखेंगे, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 13। अब हम क्या करेंगे, इन दो एलसीएम ब्रेक करेंगे, इस वैल्यू का भी हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। जो 13 है इसे 3 के साथ भी इस तरह लिख देंगे, इसे एलसीएम ब्रेक कहते हैं। और
2 आयोटा के नीचे भी इसको इस तरह लिख देंगे, इज इक्वल टू, इस वैल्यू का भी हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। इससे एक बार इसको हम क्या 13 को 3 के नीचे लिख देंगे माइनस, और 13 को -2 आयोटा के नीचे भी इस तरह लिख देंगे। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2z स्क्वेयर, सॉरी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2z स्क्वेयर इज इक्वल टू 2z माइनस 13। अब ये क्या, ये जो इक्वेशन है क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद है? नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, वो इस तरह कि हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि जो राइट हैंड साइड पर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 होता है, लेकिन राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके इस राइट हैंड साइड पर 0 लाएंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं। 2z स्क्वेयर उसी तरह लिख देंगे, जो 2z है ये इक्वल के राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर जब ये आएगा तो नेगेटिव 2z बन जाएगा। इसी तरह -13 जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -13 से पॉजिटिव 13 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पर इक्वल के 0 रह जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मौजूद है। और अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास ये जो z स्क्वायर जो वेरिएबल है, ये जो हमारे पास x स्क्वायर है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, a है। लेकिन सवाल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल z स्क्वायर है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या आया है, a की जगह 2 आया है। तो इसका मतलब a बराबर है 2 के। इसी तरह ये जो वेरिएबल x है ये इसके साथ जो कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, लेकिन जो हमें सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें जो वेरिएबल z है इसके साथ 2 है, यानी कि b की जगह 2 आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि b बराबर है, सॉरी, b की जगह -2 आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि b बराबर है -2 के। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो आखिरी टर्म है वो 80 है, लेकिन सवाल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इधर c की जगह 13 की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब है कि c बराबर है 13 के। अब हम क्या करेंगे, bc की वैल्यूज हमें मालूम हो गई, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बराबर है z इज इक्वल टू, z की इक्वल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो z मौजूद है, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम z की इक्वल रख रहे हैं। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। z इज इक्वल टू -b की जगह हम -2 लिख देंगे, प्लस माइनस उसी तरह लिखेंगे, रेडिकल b स्क्वेयर की जगह हम -2 का होल स्क्वेयर लिख देंगे, -4a की जगह हमारे पास 2 मौजूद है और c की जगह हमारे पास 13 मौजूद है, अपॉन 2 और a की जगह हम 2 लिख देंगे जो कि a की वैल्यू है। तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम उस दूसरे पार्ट को मजीद सिंप्लीफाई कर सके। मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये मैंने मिटा दिया इसको। तो चलिए अभी इस पार्ट को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या था, z बराबर था इसके,
तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू, ये जो -2 माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास +2 आ जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह हम लिख देंगे, और रेडिकल के अंदर क्या है, प्लस माइनस रेडिकल। अब रेडिकल के अंदर ये जो -2 का होल स्क्वायर है, इसको जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और माइनस का स्क्वायर, माइनस जब 2 दफा मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव का सिंबल दे देता है। अब माइनस उसी तरह लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 आर 8, और 8 को जब हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 104 इस तरह आ जाएगा, अपॉन 2a, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 आर 4, हम उसी तरह लिख देंगे। अब इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस माइनस रेडिकल 4 और -104 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि के साथ नेगेटिव का सिंबल है और एक के साथ पॉजिटिव का, तो कैंसिल होकर हमारे पास 100 आता है। आंसर माइनस लगेगा 100 के साथ, वो इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू 104 है, 104 के साथ माइनस का सिंबल है, इसीलिए 100 के साथ ही माइनस का सिंबल लगा, और अपॉन 1 और अपॉन 4 लिख देंगे, बटे के नीचे 4 उसी तरह आ जाएगा। 2 प्लस माइनस रेडिकल, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सके। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रेडिकल -1 की जगह आयोटा आ जाएगा। रेडिकल 100 का स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो 100 की जगह 10 लिख दिया जब 100 का स्क्वायर रूट खत्म किया, और रेडिकल -1 की जगह आयोटा लिख दिया जो कि आयोटा की वैल्यू है, अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2 और 10 में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 की जगह 1 रह गया, प्लस -10 की जगह 5 आयोटा रह गया, अपॉन 4। अब 2 जो है 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 1s आर 4, 2 2s आर 4, दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 रह गया, हमारे पास ये वैल्यू आखिर में रह गई। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस वैल्यू को प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, और z इज इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में हम इनके एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो z बराबर है, पहले इसके हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, 2 को 1 के साथ b लिख देंगे, प्लस 5 आयोटा के साथ भी 2 को हम लिख देंगे, कोमा। अब z इज इक्वल टू 1 को 2 के नीचे भी लिख देंगे, माइनस 2 को 5 आयोटा के नीचे भी लिख देंगे, तो ये हमने एलसीएम भी ब्रेक कर दिए। और ये हमारे पास इस दूसरे, ये जो हमारे पास तीसरा पार्ट था, इसका भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो इस तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर दिया और उसका हमारे पास ये आंसर आता है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद पार्ट सॉल्व कर लिए, और अगले लेक्चर में हम दूसरे सवाल को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो सके। ये जो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल z था, हमने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास नतीजे में उस वेरिएबल z की वैल्यूज मालूम हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो सके। तो यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में।